మీరు డయాబెటిక్‌తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం రూ. 1199తో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏవండీ, ఒక్క క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కూకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ डायग्नोस्टिक सेंटर्स। शहर हैदराबाद सदियों से अदबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज रहा है। यहाँ के शोरा, अदीब, फनकार और सहाफ़ी वक्फे से अदबी महाफिल सजाते ही रहते हैं। मशहूर व मारूफ शायर और सहाफ़ी सलाउद्दीन नैयर की सदारत में बज़्म तालिब रज़्ज़ाक़ी के ज़ेर एहतमाम मैकश हाल में आसिफ पाशा का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़द किया गया। इस अदबी इजलास के फौरी बाद मुशायरे का आगाज़ हुआ, जिसमें शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की। इस महफिल में आसिफ पाशा की शख्सियत और उनकी उर्दू खिदमात पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हैदराबाद के मुमताज़ दानिश्वर शोरा और सामईन का मैं खैर मकदम करता हूँ। बज़्म तालिब रज़्ज़ाक़ी का ये जलसा मोहतरम आसिफ पाशा साबिक़ा वज़ीर ख़ानून साहब की उनकी जो खिदमत है, हम तो क्या बोल सकेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी शख्सियतें हैं जिनमें एक नाम ज़मानत के लिए काफ़ी है, वो है सलाउद्दीन नैयर साहब का नाम। उनके हम असर रहे। मैं सबसे पहले चंद जुमले जो मैंने इनसे 2 मरतबा मुलाकात की थी, एक मरतबा टेलीफोन करके वक्त दिए थे मोहतरम, वहाँ पर मकान पे पहुँचा और उनसे दरख्वास्त की कि बज़्म तालिब रज़्ज़ाक़ी ये काम कर रही है हैदराबाद में, एक खदीम अंजुमन है। थोड़ा मुख्तसर तारुफ किया। तारुफ होने के बाद खुश हुए तो बोले बाबा जान को हम बहुत सुने, आपके बाबा जान को बहुत सुने, बहुत चाहते थे हम। उस दौर में ऐसे ऐसे लोग थे, मैं आपके चंद नाम लिए जो मुझे आज भी जहन में है। नरसा रेड्डी साहब नरसापुर के, जो नुमाइश सोसाइटी के आखिरी वक्त तक सदर रहे, हाल ही में इंतकाल हुआ। और जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंचायत राज के वजीर साबिक़ा एम बागा रेड्डी साहब का भी नाम लिए। और आसिफ पाशा ऐसी शख्सियत रही हैदराबाद में कि ये जहाँ भी गए अपना लोहा मनवाए, और कई इदारों के आप सरपरस्त रहे। और ख़ासकर मैंने एक जगह देखा कि सलाउद्दीन नैयर साहब का एक मुशारा था, इदारा मेरे शहर मेरे लोग की जानिब से, तो वहाँ पर उनकी शरीक हयात की तबीयत नासाज थी, तो टेलीफोन पर उन्होंने मुनासिब नहीं समझे, माजरत खुद चलते हुए आए, मैं था मौजूद, ये नैयर साहब से आसिफ थे, तो टेलीफोन करे, फिर मैं नैयर साहब वहाँ गेट पे रुके उन्होंने, फिर वहाँ से लकड़ी ले लेके करीब आया, अंधेरा था रास्ते में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाल की बात था। तो आके बोले नैयर भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, दवाखाने से अभी आए हम इजाज़त दे, आप इजाज़त में यहाँ से आपसे माजरत चाहने आया हूँ, चाहे तो फोन पे भी बोल सकते थे। अब कहाँ है साहब ऐसी शख्सियतें, बताओ आप, तो उनमें से भी नहीं मिली। बेंगलोर की हुकूमत थी, जब वो जो क्या तमाम चीजें कहे गए हैं, यहाँ भी तमाम रियासतों के बनस्बत पहले यहाँ जो है आंध्र प्रदेश में उर्दू अकेडमी 75 में कायम हुई। वज़ीर खान साहब ने तमाम लोगों से मशवरा करके मुशावरत करके उन्होंने 1975 में, और पहले वो सदर और चंद्रश्री वास्तु उसके सेक्रेटरी थे, और उसके मजलिस मुशावरत मजलिस और मुख्तलिफ मेंबर भी थे उसके। तो इस तरह से ये पहले उसके सदर थे उर्दू अकेडमी के, और वहां भी उन्होंने उसको यूं ही नहीं बल्कि अहम जो चाहे उसमें मोड़, अहम तब्दीली उस इदारे में उन्होंने लेकर आए। तो इस तरह से वो जो किताबें छपते हैं मुसव्वदों वगैरह के तफसील चल रहा हो, 75 से चल रहा हो, तो आसिफ पाशा साहब जहां कहीं भी मीटिंग में हो वहां एक नया जो क्या है, एक इनक़ादी शऊर, एक रिवोल्यूशनरी चाहे एक फैसले को जो उसका मुताबिक कराते हो, ऐसा जहन था उनका। और दूसरी अहम बात यह है कि सियासी एतबार से, इल्मी एतबार से,
तालीमी एतबार से उनके बहुत सी खिदमात हैं। और हालांकि मीडिया प्लेस में बहुत बड़ा जलसा भी हुआ, बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये शख्सियत दो शोबों पे बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी पर जोर दे रहे हैं, शोबे सियासत, शोबे तालीम। अब यकीनन आप जानते हैं कि साहब तालीम ही तमाम जो चाहे तरक्कियों का जीना है, तमाम हमारा जो इर्तिखा होता है तालीम से ही होता है। और इस्लाम में भी तालीम की अहमियत को उजागर किया गया है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जनाब आसिफ पाशा एक मुखय्यर शख्सियत और तालीम से जोड़ने वाले, इस मौजू पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। दुनिया के वजूद में आने से लेकर आज तक कई शख्सियत पैदा हुई, उन्हें कुछ ऐसे कारहाय नुमाया काम अंजाम दिए, उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। ऐसी शख्सियत को का हर दौर में जमाने में रब पैदा करता है और करता रहेगा, लेकिन उनके वजूद को उनके रहने तक कौम और मिल्लत महसूस नहीं करती, लेकिन उनके जाने के बाद उनके काम और नाम को याद किया जाता है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि कौम और मिल्लत के लिए आखिरी सांस तक काम अंजाम दिया, और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नई नस्ल तक रोशनास करवाना वक्त की एक अहम जरूरत है। इन शख्सियत में एक नाम जनाब के आसिफ पाशा साहब का है, जिन्होंने अपनी जिनकी जिंदगी और खानदान का जायजा लिया जाए तो महसूस होता है कि उन्होंने स्कूल की तालीम के बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन आंध्रा क्रिश्चियन कॉलेज गुंटूर से किया। उनके वालिद चाहते थे कि वो एक नामवर डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और हैवानात के मज़ामीन का इंतखाब किया, लेकिन उनके दिल में एक मशहूर खानंदा बनने की तड़प के साथ जज बनने की ख्वाहिश भी थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी सलाहियत को हमदर्दी परवान चढ़ाने की कोशिश की। वकालत के शौक में बिजवाड़े की अदालत में कानून की मशक करने की तरफ उभारा। ग्रेजुएशन के बाद उनके दिल में ये तमन्ना वो आगे परवरिश पा रही थी, एक साहब तो किताब लिख दिया कि वो अंग्रेजी जबान में मास्टर करे, लेकिन वो कानून की तालीम पर बदल रहे। अदब नवाज शख्सियत मुमताज फकीर सहाफी साहिबजादा मुस्तफा फहीम साहब से इत्तेमाद करता हूँ। आसिफ पाशा से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे, मतलब सोसाइटी की वजह से उनसे मैं तकरीबन 5-10 साल की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारे तबके में यानी जब से ट्रस्ट कायम हुआ था, जब से वो ट्रस्टी थे, और उन्होंने इस कदर उनके साथ सलूक किया गया हमारे तबके में, वो उसके लिए मुझे कहते हुए शर्मा रही है। तो हर बार डटे हुए रहे और हर फैसला अपने हिसाब से करते थे, जिसमें हमारा फायदा शामिल था। लेकिन कुछ तबके में ऐसे लोग थे कि उनको पसंद नहीं था, और तीसरे से ये है कि इंतखाब से कुछ दिन पहले उनके ऊपर ऐसे एहतजाज किया गया था कि वो ऐसा कर दिए, वो कर दिए। उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट करा पुलिस में, वो शख्स को तो वारंट निकला, फिर जाके वो बोला कि मुझे माफ कर दो करो। उन्होंने मतलब ये है कि काफी जब से उनके ताल्लुक से काफी बातों का इल्म हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी एक खूबी है कि खामोशी से तो हर बात सुनते थे और उसके बाद जवाब देते थे, और फौरन बीच में आपको जो रोकते नहीं थे, तमाम पूरी तस्वीर सुनते थे। और आज ये बात मालूम हुई मुझे तो बेहद खुशी हुई कि उनके जिंदगी के आखिरी सफर तक उन्होंने शाही मस्जिद के सदस्य थे कमेटी के, और वो उसके आपको काम अंजाम देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है ये एक शख्स जो आपके खामोशी से आज के लिए जो मस्जिद का सदर बन जाए तो 100 लोगों को बताता कि मैं सदर हूँ। हैदराबाद के सीनियर शायर शोला और शबनम तहरीरों से मुतासिर करने वाली शख्सियत, राजकवि की हैसियत रखने वाली शख्सियत, हैदराबाद के सीनियर शायर मुदीर खुशबू का सफर मोहतरम सलाउद्दीन नैयर साहब से इत्तेमाद करता हूँ कि आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं।
शैलीशीन पर आने की दावत देता हूँ। अदबी मुअज़्ज़ज़ साथियों को मेरा सलाम। आज हम आसिफ पाशा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। नाजिम साहब जब पहली बार यहाँ आए उन्होंने तमाम बातें बता दी और मेरे हमपेशा साहब, मेरे दोस्त ने बहुत सी बातें हमें बताई आसिफ पाशा के बारे में। बटन हो गया। लेकिन मैं एक नई बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आसिफ पाशा ने ये किया, वो किया, सब किया। कई किताबें छपवाई उन्होंने अपनी सरपरस्ती में, ठीक है। कई उर्दू महफिल में उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? हालांकि वो उर्दू एकेडमी के बानी हैं, है ना। बिल्कुल। तो कई जलसे होते हैं, कई अदबी महफिल सजती हैं। अब से नहीं, अब नाजिम साहब कह रहे थे कि 1970 से शुरू हुआ ये दौर, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे 70 में। खैर, बात आती है अदबी महफिल की। उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, उर्दू असहाब ने उनके साथ सौतेला रवैया रवा रखा और हयात से लेकर मौत तक उनके साथ नाइंसाफी की गई। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि देखिए, आप मसाइल को भी देखिए। लोग कहते हैं उर्दू की बस्तियां बस रही हैं, लोग उर्दू की बस्तियों में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, सब हो रहा है। कहां पर? सिर्फ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर वो भी कौन कर रहे हैं? वो एक हैदराबाद का हीरो है अदनान साजिद, उसका बेटा कुछ चला रहा है। उसमें हैदराबादी तहजीब कहीं दिखाई नहीं देती, उसमें गंदी गालियां हैं और गैर जरूरी की बातें हैं। तो ये सब चीजें उर्दू की बस्तियां नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया था तो तब से लेकर जनाब शकूर साहब के दौर तक अच्छा रहा। शकूर साहब का दौर भी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद जो भी आया है, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना है, उसने उर्दू एकेडमी को लूटा है और बदनाम किया है। अगर इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है और ना ही मैं कोई गरीब सहाफी हूं। रही बात दूसरी, मैं डरता किसी से नहीं हूं, वही लिखता हूं जो सच है। नैयर साहब भी कहते हैं कि देखिए, आप सच का दामन ना छोड़िए। क्यों ना छोड़िए? अगर आप बोलना छोड़ देंगे तो फिर कौन बोलेगा? हालांकि एक बड़े पेपर का सहाफी कहता है कि हमारा शहर हमारे लोग, ये क्या है? चलो, जबान की लफ्जिश हो सकती है, पेपर में जब लिखा गया तो हमारा शहर लिखा गया। क्यों? आपका है ये, जो भी अंजुमन है, जो भी इदारा है, ये आपका थोड़ी है। आप अपनी मर्जी में आए जो लिख लेंगे, हाँ नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मफाहमत और चापलूसी छोड़िए। जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, सबको मरना है। आसिफ पाशा हमारे सामने चले गए, हालांकि उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई। वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, मैंने उनसे बातचीत की है तो मुझे अच्छा लगता था उनसे बात करना, और दोनों की गुफ्तगू अक्सर अंग्रेजी जबान में हुआ करती थी। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि जरूरी नहीं है कि आदमी अंग्रेजी ना होकर उर्दू ना पढ़े। आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए। वो एक सहाफी कहता है कि आप उर्दू एकेडमी नामसाइद हालात में चल रही है, आप उसे छोड़ दो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अरे क्यों कर रहे हो भाई गुजारिश? आप गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें क्या कहना है, और हम चाहते हैं कि उर्दू एकेडमी फले फूले, न कि इसमें आने वाला चेयरमैन पैसा हजम करता जाए और अपने लोगों को अवार्ड से नवाजता जाए। हम यही कह रहे थे, मैं तो यही कह रहा था कि देखिए, ये अवार्ड मुनसिफाना हो। जो भी अवार्ड उर्दू एकेडमी से दिया जाता है, ये अवार्ड मुनसिफाना हो। हमने बात ये कही, अल्लामा एजाज फरूक इसके हकदार हैं और उस्मान शहीद इसके हकदार हैं। हमने ये कहा था। पाशा ने उर्दू एकेडमी के क़याम में पहल की थी, तो इस एकेडमी को इस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि जब एकेडमी में हम जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम कब्रिस्तान में आए। वहां इतनी खामोशी। क्यों इतनी खामोशी? वो आता ही नहीं चेयरमैन, बिल्कुल नहीं आता। महीने में एक बार उसके दीदार नहीं हो सकते। तो फिर आप बताइए कि उर्दू से इंसाफ कहां हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये मुझे बताइए आप। मैं इसरार कर रहा हूं, पूछ रहा हूं आप। हो सकता है मेरी इन बातों से आप इत्तेफाक नहीं करते हो। जरूरी नहीं कि मैं सबको चाहूं, और ये भी जरूरी नहीं कि सब मुझे चाहें। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत के काबिल होते हैं, उन्हें हम उनके करीब जाते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और सीखते हैं उनसे। अब नैयर साहब है, नैयर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। नाजिम साहब, आपने कहा था हिंदी पट्टी में शायरों को बड़ी शोहरत मिलती है,
और हैदराबादी शोरा को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? यहाँ चापलूस लोग हैं। आप देखिए, अगर चापलूसी ना होती तो यहाँ के शोरा भी बड़ा नाम कमाते। अजीज खैसी साहब हैं, उन्होंने कितनी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, उन्हें जगह क्यों नहीं मिली? हालांकि वो कामयाब राइटर थे और अच्छा लिखते थे, नहीं मिली। हैदराबाद के उनकी पजीराई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? यहाँ के लोग कैमरे के सामने आना गवारा नहीं करते। आप उनसे पूछिए, यहाँ पर सहाफी हजरात भी हैं, तो मैं वो बखूबी जानते हैं कि आप अपना लोगो ले जाकर हैदराबादी शख्स के सामने रख दो, वो गलियां देखकर भागेगा, भाग खड़ा होगा, कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं है। बल्कि आप यूपी बिहार जाइए, वहां आपको पकड़ पकड़ कर वो बोलेगा कि ये शायर अच्छा था, वो शायर अच्छा था, उसको मालूमात है। हमारे यहाँ दम मालूमात बिल्कुल बिल्कुल जीरो। ये किस लिए हो रहा है? हमारे अखबारात, बड़े बड़े अखबारात लिखते नहीं हैं। खुशबू का सफर, उसमें उन्होंने हमेशा उन तमाम चीजों को सामने लाया है जो गलत हैं। इसीलिए तमाम शोरा और सहाफी नैयर साहब से डरते हैं। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, आप लोगों के सामने कह रहा हूं। अगर नहीं डरते तो बोल दो मुझे, ये आदमी नहीं डरता, वो आदमी, पूरे डरते हैं। ये सब क्यों? देखो भाई, इख्तिलाफ हो सकता नहीं है, आपके ख्यालात उनसे ना मिल, आप तो मिल सकते हैं उनसे। हाँ, आप ईमानदाराना आइए, आप चापलूसी मत कीजिए, ईमानदाराना आइए, आप उनके सामने बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं। जिस तरह नैयर साहब कहते हैं सबके सामने, ये तुम गलत कर रहे हो, ये कहते हैं वो, इसीलिए उन्हें बदनाम किया जाता है। लेकिन इसकी फिक्र उन्होंने कभी नहीं की, नैयर साहब ने कभी इसकी फिक्र नहीं की, और वो लिखते रहे और लिख रहे हैं। 30-32 साल का उनका सफर, जब हम उन्हें देखते हैं तो उन पर हमें फख्र होता है। हम समझते हैं कि हमारे साथ बुजुर्ग शायर हैं, और बुजुर्ग तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, वो तो हमारे दोस्त हैं, उम्र ज्यादा है लेकिन हमारे दिल जवान हैं। तो मतलब यह है कि उर्दू की फलाह और बहबूद में जब उर्दू अकेडमी का किरदार ना हो तो फिर उर्दू अकेडमी का क़याम किस लिए? बंद कीजिए, आप दरवाजा उसका बंद कीजिए। क्योंकि आप देख, वही सहाफी जिसका मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था, वो कह रहा था कि देखिए, आप उर्दू अकेडमी के बारे में बुरा मत बोलिए, छोड़िए, मर्दों की ललकार को बेवाओं का रोना कह रहा था। ये क्या है बेवाओं का रोना? किसे कहते हैं? आप सहाफी हैं, आप अदब से वाकिफ हैं, आपको पता है बेवाओं का रोना किसे कहते हैं? ये तो मर्दों की ललकार थी। हम कह रहे थे कि वो गलत है, आपने वो भी हिम्मत नहीं कि आप कह सके ये गलत है। जाहिर है कि तुम मेरे बिरादरी के लोग हैं, इसमें सब मैं है, हम कोई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम तमाम हम क्या है। आज की महफिल के लिए मैं तशकील मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने जबकि उर्दू खैर एक इदारा है जिसके सदर है शाहिद अली साहब, अभी भी उन्होंने ऐसी तरीके का जिंदा लोगों की ये मेरा तजुर्बा। जब आगे देखा साहब जिगर साहब जिंदा थे, जिगर का हमेशा मुझसे कहते थे, बोलिए तुम्हारा मकान कई दिन तक, और घर जाते हुए आप उर्दू घर का वायना करती जाएगी, क्या चाहिए क्या है। दूसरी बात, उन्होंने एक जिम्मेदारी को ये भी कर दी कि हैदराबाद में अगस्त तक किनारा बैंक था, वहाँ अजमेर में कम्युनिटी स्टॉक था, जिससे कहते कि तुम जो आपकी सतह की वो अजमेर बेस्ट है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि वापसी में खसूसियत नहीं थी यही कि रोक पे क्या हुआ, एक 12 पैगाम किए थे उन्होंने, वहाँ किताबें समझती, ये जिम्मेदारी उन्होंने कोई करता है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आसिफ अली साहब के इंतकाल के बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ शहर के शायर दानिश्वर सहाफियों से कि आसिफ पाशा के बारे में उनकी जिंदगी में उनको कितने जलसों में, कितने महफिलों में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं हमारे जेल तमाम जुर्म कहते होते 4 बजे से तकारीब हो, यादव भी हो, मैं खुसूसियत से बताता हूँ। मैं जानता था कि मैं इंतहाई नफीस आदमी है, कम गो है, कम अमेज है, लेकिन महफिलों से दूर नहीं रखा। आज इंतकाल हो गया तो मुख्तलिफ लोग उनके बारे में थी बयानों तो ज्यादा नहीं आए, फिर भी उनके इंतकाल को अफसोस के साथ है। सवाल ये है
जब वो जिंदा थे तो कितनी वैद्यों ने उनको बुलाया, उन्हें जिला सरकारी से अदबी वैद्य से नहीं बुलाया, तो सही कह रहा हूँ, नहीं बुलाया। और वैसे उन्होंने कभी साहित्य नहीं की जो मुझे बुलाया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी भाषा हमारी दया दीदी थे और उन्होंने बहुत सारे जिम्मेदारी संभाली। एक दफा उन्होंने कहा कि बेंगल गाँव चीफ मिनिस्टर से आसिफ पाशा से पूछा कि जब दिल्ली में उदयगिरी में, बंगाल में, बिहार में हैदराबाद में होना चाहिए, आप हैदराबाद में बनाइए, आप चेन्नई रहेंगे और वेंकट राव के कारण पर ये उदयगिरी में, ये बात मुझे आसिफ पाशा साहब ने कही। खैर उदयगिरी में बन गए, पाशा उसके सदर है और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर खन्ना उसके सेक्रेटरी है। मजलिस आवेला जिसमें आवेदन का साहब चेयरमैन तुम्हारे आवेदन की उस कमेटी को मैंने देखा कि इस तरह 3-4 आवश्यकते थे, एक बड़ी कमेटी। अब आप गौर कीजिए कि खबर और वह मजाक का फर्क है। खबर कहाँ होती है, मजाक जो मुसलमान जीव के को खुदा करते वो फर्क बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो रुमाली के कामयाब करते हैं ये लोग, तो गलत है। अब मजीद बेदार है, मजीद क्या होता है, आंखों की बसारत खराब हो गई। अरे बसारत के तौर पर आंखों से अरे बसारत बोला समाज कानों के समाज कान बता दो समाज को। तो अर्ज करना ये है कि इस किस्म के लोग हमारे बात करें। अब तश्कील अहमद का गुणगान करते हैं तो उनके जब काम करता है बात पहले भी जैसे भी करते दादा हो जाते हैं जज्बा है करते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास से शायद अभी को कही हाल है कि खाली जरा दूसरे भाई को ऐसा है वैसा है, वो ऐसा लिखता है वैसा ही जिन्हें हरा बैठता हूँ। अब एक शायर है वो भी बोलता है कि साहब हम हरा ओढ़ के बैठे होता है मोहतरम जो रफा सुने आपको चाहिए तो हमारा पालक देती अच्छी बात की है। अना ओढ़ के घर से निकलवाई डॉक्टर साहब अना ओढ़ना क्या है, कोशिश दुकान की होते हैं। शायरी में वजन खातिया रबी के अलावा ये जो नवाजमात है शायरी के पहले शायरी उनसे कहते हैं जुबान के अंदर महफिले मुशारे को महफिले शेर और तो झूठ बोलता है और कोई आवाज नहीं उठाता। तो अर्ज करना ये है कि हमारे पास खाली सुनते हैं हमारी महफिलों में अगर कोई तनकीद कर रहा है तो तलाव में दिखता भी है बोलता है पर गलत क्या बोल रहे भाई आप आइए मेरे से बताइए कि आप गलत कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो हमारे पास नहीं है जामिया के पूरे आप बताइए क्या आज कोई जामिया पकड़े तो है सैयद जाता राज है आप बताइए आप दिन सैयद आज है तो नहीं आप वो वही जामिया 7 साल 5 साल बदले जो रहा साल भर वही गिर गए मर गए या मर गया गिर गई बोलते सबके नजर मेरी पोजीशन जो है मेरी कोई चौड़ा की है मैं सरकारी शायर हूँ अवार्ड में कभी मेरे नाम से पहले कभी आते हैं। अब यहाँ तशरीफ पड़ रहा है हमारे जनाब बोलते बोल गए कोई होता ही नहीं देर वाटा तो बहुत दिलचस्प था। सलीम आबिदी हमारे शायर दोस्त अभी अच्छे शायर भाई कुछ नहीं वो क्या है डॉक्टर हो पीएचडी हो गए कैसा हो गए क्या हो मैं को उछाला चाहूंगा मैं तो वही रहूँ उसको डॉक्टर हो गए पीएचडी हो गए। अच्छा पहले सलीम आबिदी तो कोई अपने घर के सामने आते थे अब बैठा हुआ सलीम आबिदी जनाब सीनियर शायर है वो बैठा हुआ होता ही नहीं 2 वक्त बुलाया गया 34 बाद डॉक्टर को तो गया మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం 1199 రూపాయలతో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి ఒక క్షణవాడండి మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద.
మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పళ్ళు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్